नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। मैं पॉलिटी के साथ आता हूं। आज जिस चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं कुछ टॉपिक में, उसमें सबसे पहले जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह विशेष राज्य की दर्जा की जो बात की गई उसको लेकर के, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। दरअसल ये क्यों फिर से चर्चा में आया, आप जान सकते हैं कि इस बार यानी कि 18वीं लोकसभा में जो चुनाव हुआ और जो भी पार्टी जीत करके आई, तो किसी भी एक दल को स्पष्ट तौर पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन की सरकार है, सहयोगी दल के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, एनडीए की सरकार है, ऐसा कह सकते हैं। अब जब घटक दल इसमें शामिल हुए और जो घटक दल संयोग से जिनके वजह से ये सरकार चल रही है, दरअसल उन्हीं दो राज्यों के लिए ये मांग था कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब दो घटक दल कौन है? एक है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जो कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे, और आंध्र प्रदेश में इनके साथ बीजेपी भी राज्य की सरकार में भी है। ठीक है। और चूंकि 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा भी हुआ था और बंटवारा होकर के तेलंगाना एक राज्य बना, तो हैदराबाद जो राजधानी आंध्र प्रदेश की रही, हैदराबाद के इर्द गिर्द तमाम तरह के जो व्यावसायिक कार्य थे वो चल रहे थे। तेलंगाना में चले जाने की वजह से क्या हुआ कि हैदराबाद राजधानी बन गई तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश के पास कुछ नहीं बच गया। तो इसने कहा कि भाई हमें जो है आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए ताकि हम विकास कर सकें। चलिए, दूसरे सहयोगी दल और कौन से? नीतीश कुमार, जो कि जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इनकी भी भूमिका है। तो यह भी जो है, ये दोनों इस बात को लेकर के अरे थे, लंबे समय से मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार का आप जानते हैं, हमेशा से यही मांग करते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है आर्थिक रूप से एक पिछड़े हुए राज्य के तौर पर इसे गिना दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक जो है विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे यानी कि CSC आपको लिखा हुआ मिलेगा कई कई जगह पर, इसकी मांग उठी। इन सब के विषय में एक नजर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो सकता है। SCS के विषय में जरा जानते हैं। SCS जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु किए जाने वाला एक तरह का यह वर्गीकरण होता है। यह दर्जा जो है उन राज्यों को उनके विकास के लिए दिया जाता है जो किसी भी तरीके से, जैसा हमने बात किया कि भौगोलिक वजह हो सकता है। भौगोलिक वजह क्या हो गया? तो जैसे पहाड़ पठारी राज्य हो गए, है ना, बाढ़ जहां लगातार आ रहा है, ऐसी जगह। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है इसके वजह से। और इसकी शुरुआत जो है 1969 में पांचवें वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसके संदर्भ में कुछ और बात देखते हैं। 1969 में 3 राज्यों को SCS प्रदान किया गया था, जिसमें कौन कौन थे? देखिए, जम्मू कश्मीर पहला, ठीक है, दूसरा असम और नागालैंड, ये 3 इसमें रहा। वर्तमान में क्या है? 11 राज्यों को एक तरह से कह सकते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब आप गौर करेंगे 11 राज्यों में, तो मैंने जो चीज कहा था कि वो भौगोलिक कारण की वजह से या सामाजिक आर्थिक वजह से वो पिछड़े राज्य हो गए, उनको यह दर्जा दिया गया विशेष राज्य का। अब 11 राज्यों के नाम को देखते हैं, जरा उस पर विचार कर लेते हैं, चीजें ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, जो पहले से राज्य थे 3, उसमें से अगर देखेंगे टोटल 11, तो एक आ गया असम। असम पहले से भी दिया गया था 1969 में। फिर नागालैंड, नागालैंड उस समय भी दिया गया था। नागालैंड में हमेशा ही अलगाव की स्थिति रहा है ना, तो यह स्थिति यहां पर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। मणिपुर, आजकल देख रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है रिजाइन दे दिए, कैसे जो है कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, और वह 2023 के मई महीने से, तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो कुल मिलाकर के यहां भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलता है, अलगाव और संघर्ष का स्थिति। तो यह भी जनजातीय समुदाय है। मेघालय में भी जनजातीय समुदाय है। सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य हो गया, तेलंगाना, और तेलंगाना जो है वह एक नया स्टेट बना। तो कुल मिलाकर के देखेंगे यह 11 रहा। इन राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर अनुदान जो है वह दिया जाता है। संविधान किसी भी राज्य को SCS राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। संविधान में इस तरह की कहीं भी बातें नहीं कही गई है। भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि जैसे कि अनुच्छेद 371 के विषय में हम लोग जानते हैं, 371 में ही जाएंगे तो 371A से 371H और 371J जो है ये सब किया गया है, लेकिन वो विशेष प्रावधान को लेकर के बात किया गया है, उसमें किसी तरह के वर्गीकरण की बात नहीं किया गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की अगर चर्चा करेंगे, तो जो किसी भी राज्य को
SCS प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और यहीं से मामला बदला था। बिहार की जब डिमांड किया गया था, सरकार का कहना रहा कि 14वें वित्त आयोग ने कहा है, उसकी सिफारिश है कि किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद उस वक्त से किसी भी नए राज्य को यह दर्जा नहीं भी दिया गया है। अगर चर्चा करेंगे तो जो पूर्वोत्तर की हमने चर्चा किया 11 राज्यों का और हिमालयी राज्यों के लिए ये जो है वर्तमान में विशेष वित्त पोषण पैटर्न इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उप समूहों के सिफारिश पर आधारित होता है, ना कि विशेष राज्य के दर्जा की स्थिति है उसके आधार पर होता है। अब एक बात समझते हैं कि हम ये कैसे समझें, विशेष राज्य अगर किसी राज्य को मिलता है ये दर्जा, उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि भौगोलिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक रूप से, तो पहली चीज तो यह है कि पहाड़ी और दुर्गम इलाका हो। इसीलिए जम्मू कश्मीर की स्थिति आप देखेंगे, इसीलिए आप हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, आप उत्तराखंड को देखेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखेंगे, वो इसमें शामिल है। कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, जैसे नागालैंड की चर्चा करेंगे, जैसे कि आप मणिपुर, मेघालय की चर्चा करेंगे आप, है ना। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक अवस्थिति में चर्चा करें तो उसमें भी आपको नागालैंड नजर आ जाएगा, उसमें आपको मणिपुर नजर आएगा, आपको मिजोरम नजर आएगा, आपको त्रिपुरा नजर आएगा। तमाम ये राज्य आपको देखते हुए नजर आएंगे। आप चाहे जम्मू कश्मीर की चर्चा कीजिए, चाहे आप हिमाचल, चाहे उत्तराखंड की चर्चा कीजिए। आर्थिक और अवसंरचनात्मक जो है पिछड़ापन कहा गया, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट वहां नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो वहां से पलायन होगा। कुल मिलाकर के जो इकोनॉमी का चक्र है वो खराब होगा, तो आर्थिक पिछड़ापन लगातार जारी रहेगा। और दूसरी बात क्या है, राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति, यानी कि राज्य सरकार के पास जो है ना पर्याप्त धन भी नहीं हो काम करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, तो केंद्र के निश्चित तौर पर इसमें मदद की आवश्यकता है। तो पहला टॉपिक ये हो गया, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आपने देखा होगा पिछले साल का जो बजट हुआ था, केंद्रीय बजट जो वर्ष 2024-25 के लिए, इसमें इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा और बिहार को 59,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया। वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया। इस बार के बजट में भी देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर नजर डालेंगे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई तरह की विशेष घोषणा की। कोशिश ये किया जा रहा है कि इनको संतुष्ट करें और विशेष राज्य का दर्जा न देकर के विशेष पैकेज देकर के बातों को ठंडे कर दिया जाए। अब चलिए छठी अनुसूची की बात की जा रही है। छठी अनुसूची को लेकर के लगातार विरोध तेज हो रहा है और जब 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा था उससे पहले ये लगातार विरोध में रहा था, है ना। वहां के जो कई पर्यावरणविद रहे वो सभी हड़ताल पे थे। तो क्या है वजह? वजह यह है कि कहना है कि लद्दाख जो है एक जनजातीय समूह का जगह है, ट्राइबल्स ग्रुप वहां पर बहुसंख्यक हैं, तो लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो वहां के लोग जो है वह लगातार विरोध कर रहे हैं। अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची बोर्दोलोई समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप संविधान में शामिल की गई थी। यह भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों, क्या क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट ये इंपोर्टेंट, दूसरा फैक्ट ये इंपोर्टेंट और तीसरा ये वाला, ये तीनों आपको ध्यान होना चाहिए, यहां से पूछा जा सकता है प्रश्न। यह अनुसूची इसमें शामिल राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने राज्य में स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ADCs और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें यानी कि ARCs गठित करने का अधिकार देती है। किसको अधिकार देती है? गवर्नर को, ध्यान दीजिएगा। तो इन राज्यों में क्या होगा, गवर्नर की शक्ति बाकी राज्यों के गवर्नर की शक्ति से थोड़ा अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात लद्दाख के द्वारा कहा जा रहा है कि हम भी ट्राइबल्स ग्रुप हैं। ADC की संरचना की बात करेंगे तो अधिकतम सदस्य होते हैं, इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं जबकि शेष जो है वो चुने जाते हैं। वर्तमान में 4 राज्यों में 10 ऐसी ADCs हैं। ARCs की चर्चा करेंगे, यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर सकता है। यही चीज यहां पर लद्दाख के लोग चाहते हैं, ताकि गवर्नर को ये अधिकार मिल जाए और एक बार गवर्नर को अधिकार मिल गया तो स्वायत्त जिला परिषद की बात हो या स्वायत्त प्रादेशिक परिषद की बात हो, वह स्थानीय स्तर पर तय किया जा सकता है, ठीक है।
इसके पास वन प्रबंधन होगा, कृषि होगा, विरासत, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज जैसे कानून बनाने की शक्ति होता है, और यही चीज चाहिए ना। तो कई बार जो पार्लियामेंट या विधानसभा के कानून होते हैं ना, वो लागू नहीं होता है, क्योंकि इनके द्वारा अपने रीति रिवाज की चीजों जो है वह चालू किया जाता है, और गवर्नर की उसमें संतुष्टि होता है। उनके पास भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने, खनिज निष्कर्षण से रॉयल्टी एकत्र करने की वही शक्ति रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब नए राज्यों के निर्माण की चर्चा करेंगे। नए राज्यों के निर्माण की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जून 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा होकर के तेलंगाना बन गया। तो फिर आप कहेंगे जब 2014 में ये हो गया तो फिर अभी चर्चा क्यों? क्योंकि पिछले साल 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन का 10 वर्ष पूरा हो गया, और तब से यूपीएससी ने प्रीलिम्स लिया नहीं है। तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिहाज से इस बार ये जरूरी होने वाला है। तो हम यह दरअसल समझने की कोशिश करेंगे कि नए राज्यों का गठन होता कैसे है, क्या प्रावधान है, हमें इस बात से मतलब है। बाकी चीजें मैंने बता दिया, हैदराबाद वो इश्यूज बजट वगैरह का वो मैं बता चुका हूं अभी आपको। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के पास चलेंगे। भारतीय संविधान में, संविधान की इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब इस अनुच्छेद के तहत कुछ बातें हैं, जरा देखिए। संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। कुल मिलाकर के सीधा ऐसे समझिए कि संसद को पूरा अधिकार है कि नया राज्य बनाए, किसी राज्य के अलग अलग पार्ट को जोड़ करके एक नया राज्य बना दे, किसी पार्ट को किसी कुछ और में दे दे, है ना। जैसे कि बिहार से 2000 ईस्वी में देखेंगे, बिहार से झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। 2014 में फिर क्या किया गया कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर से अलग होकर के लद्दाख को यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया। तो ये सारी चीजें कैसे होगा, अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और अनुच्छेद 3 जो संविधान का है, ये किसको शक्ति देता है, सबसे महत्वपूर्ण किसको शक्ति देता है, संसद को। यही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही उठा करके स्टेटमेंट जो है एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको दे दे। किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य विधान मंडल को निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम का प्रभावित हो रहा है। यानी कि राज्य जो राष्ट्रपति हैं तो वह पहले भेजते हैं उस संबंधित राज्य को, है ना। मान लेते हैं कि किसी भी राज्य का अगर विभाजन होना है तो पहले भेजेंगे उसका, है ना। मान लेते हैं जैसे बिहार का विभाजन होना है और मिथिला एक अलग राज्य बनना है, तो बिहार के जो विधानमंडल है उसके पास भेजा जाएगा देश के राष्ट्रपति के द्वारा कि आपके जो क्षेत्र हैं, बिहार है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है, एक नया राज्य मिथिला बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, सीमाएं, नाम, ये प्रभावित, उससे वहां से चीजें संबंधित रहेगा। ये संसद एक साधारण विधेयक पारित करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा अनुच्छेद 3 शक्ति तो संसद को देता है, लेकिन यहां पर क्या है, साधारण बहुमत विधेयक, है ना। तो एकदम साधारण विधेयक की ही इसमें आवश्यकता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। साधारण विधेयक क्या होगा, संसद में साधारण बहुमत से, यदि सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के विशेष बहुमत की आवश्यकता इसमें नहीं है, साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। राज्य सरकार के पास जो है, राज्यों के अगर नए जिले बनाने हो, मौजूदा जिले में कुछ परिवर्तन करना हो या जिले को समाप्त ही कर देना हो, तो ये सब भी अधिकार वह किसके पास रहता है, राज्य सरकार के पास होता है। तो ये स्टेटमेंट एक डाला जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर कुछ आयोग के विषय में चर्चा करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, जब ये चीज पढ़ते हैं तो संभव है कि जरूरी हो जाए, यहां से प्रश्न आ जाए, देख लीजिए। एसके धर आयोग 1948, इसने क्या किया, भाषाई कारक की बजाय जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। तो कौन सा आयोग है, किस ईस्वी में आया और उसका थीम क्या था, सिफारिश था क्या, है ना। ये 3 चीज बस आपको जानना है। अब जैसे जेवीपी समिति 1948 के देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इस समिति के सदस्य थे इसमें। ठीक है, इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को जो है वह खारिज कर दिया था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ
तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग चल रहा था और खास करके जो द्रविड़ भाषा है, जो दक्षिण क्षेत्र के कुछ राज्य हैं, वहां पर इन सब चीजों को लेकर के बहुत आंदोलन भी हुआ। फजल अली आयोग 1953 महत्वपूर्ण है। आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए 4 कारक पहचान करने को कहा और देखिए क्या क्या कहा गया। देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना और मजबूत करना, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व देना, वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देना, राज्य के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना होना चाहिए। फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठन की सिफारिश की थी। संसद ने आयोग की सिफारिशों को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से लागू किया था। तो ये सिफारिशें लागू कर दिया गया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या है? राजकोषीय संघवाद को लेकर के। अब राजकोषीय संघवाद क्या होता है? देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे, संघीय प्रणाली की बात करते हैं हम लोग, तो संघीय प्रणाली के भीतर जो है निधि यानी कि जो राशि होता है, फंड होता है और प्रशासनिक जिम्मेदारी होता है, इन दोनों चीजों का संघ यानी कि केंद्र, राज्य जो स्टेट की बात की जाती है, और स्थानीय सरकार जो है, पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, इसके द्वारा जो साझाकरण किया जाता है, इसी को राजकोषीय संघवाद कहा जाता है। इसके संवैधानिक प्रावधान की अगर चर्चा करेंगे तो इन चीजों के बीच जो है कर आधारों का उल्लेख करके उन्हें संघ सूची, राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 246 में आपको चलना पड़ेगा, तब चीजें आप ज्यादातर समझ पाएंगे। अब यह चर्चा में क्यों है, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि राजकोषीय संघवाद अचानक से चर्चा में क्यों आ गया। देखिए, हुआ क्या है दरअसल कि कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार जो है वह अपने हिसाब से काम कर रही है और राजकोषीय संघवाद का सम्मान नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको निर्देश दे। मामला समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है और यह जरूरी हो जाएगा, आवश्यक प्रीलिम्स के लिहाज से हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या बातें हैं। भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत ये वर्गीकृत किए गए हैं। अनुच्छेद की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले 269 में चलेंगे हम लोग। देखिए, संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपा जाना वाला कर। पहली बात तो ये हो गया कि कुछ टैक्सेज ऐसे होंगे जो संघ द्वारा लगाया भी जाएगा, वसूला भी जाएगा, लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ऐसे कर जो होंगे वह आर्टिकल 269 में। अनुच्छेद 269 ए क्या कहता है? अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की बात की गई है, भारत सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाएगा। अब देखिए, पूरा जो मामला है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ही है, जीएसटी का। जब से जीएसटी आया है ये विवाद जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है राजकोषीय संघवाद का, क्योंकि उसमें हो क्या रहा है कि विभिन्न कर जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, लगाया भी जाता है, कलेक्ट किया जाता है, बाद में कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे राज्यों के बीच, और वो सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसको लेकर के विभिन्न राज्य देखेंगे तो वह कहते हैं नाराज रहते हैं, क्योंकि राज्यों के पास उन करों को वसूलने का अधिकार अब रह ही नहीं गया है, तो वह केंद्र की तरफ देखते रहते हैं कि मेरा हिस्सा दे दो। तो ये सारी प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है। इसे वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशें के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच जो है वह वितरित कर दिया जाता है ना, वसूलेगा लेकिन वितरित किया जाएगा, राज्यों को उसका हिस्सा दिया जाएगा और फिर वो नहीं मिल पाता है, इस वजह से। अनुच्छेद 270 क्या कहता है? संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले लेकिन जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ और राज्यों के बीच जो है वितरित किए जाने वाला कर। जब अगर वित्त आयोग नहीं है, वित्त आयोग ही तो कहेगा ना, लेकिन अगर वित्त आयोग नहीं है तो गठन नहीं हुआ है तो उस आधार पर प्रेसिडेंट के आदेश पर यह सारा काम होगा। इसकी चर्चा जो है कहां की गई है? अनुच्छेद 270 में। इसके अलावा सहायता अनुदान की चर्चा करेंगे तो केंद्र अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 292 की चर्चा करेंगे तो केंद्र सरकार के पास देश के अंदर घरेलू स्रोतों से या बाहर से धन उधार लेने की यह शक्ति देता है। 293 क्या कहता है? इसके तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से, विदेश से नहीं ऋण ले सकती हैं। कुल मिला के समझिए, इसको फिर से समझिए। जो अनुच्छेद 292 हुआ यह केंद्र को शक्ति देता है कि भाई आपके पास यदि पैसा नहीं है
काम करने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए, तो घरेलू बाजार से भी आप ऋण ले सकते हैं। आप देश के किसी बैंक से ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। और आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं, विदेश से भी ले सकते हैं, बाहरी संस्था से भी ले सकते हैं, आईएमएफ से भी ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक से ले लीजिए, है ना? ये सारा काम आप कर सकते हैं। और अनुच्छेद 293 क्या कहता है, ये राज्य सरकारों के लिए है कि घरेलू स्रोतों से आप ले लीजिए। आपको एसबीआई देने के लिए तैयार है, ऋण ले लीजिए, नाबार्ड से ले लीजिए, लेकिन आप विदेश से जाके नहीं ले, आपको अमेरिका से नहीं लेना है। बिहार सरकार अमेरिकी सरकार से नहीं ले सकती है, भारत सरकार लेगी, उसको इन्वॉल्व होना है। ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 293 में ये चीजें प्रावधान किया गया है। अब वित्त आयोग की चर्चा मैंने किया, वो ज्यादा जरूरी होता है। देखिए अनुच्छेद 280, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 में संघ और राज्यों के बीच जो वित्तीय संसाधन होगा, उस वित्तीय संसाधन के वितरण के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 280 में। अब इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता रहा। और वित्त आयोग का गठन नहीं होगा तो बताइए कर का बंटवारा किसके आदेश से होगा? राष्ट्रपति के आदेश से। ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ मुद्दा रहा जो कि चर्चा में रहेगा। इस लेक्चर में इतना रख लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कुछ मुद्दों के साथ हम आएंगे। सभी जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं अच्छे से तैयार कर लीजिए। लगातार जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता हम लोग एक एक टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो करंट अफेयर्स की है पूरी तरह से धारदार हो जाए इस विषय की। ठीक है, तो लगे रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।